हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। क्या पढ़ रहे हैं हम? एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर की एक हमारी टॉपिक है जिसको हम लोग एडवांस बायो बायोफार्मास्यूटिक्स बायोफार्मास्यूटिक्स एंड एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें से हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। एडवांस बायो फार्मास्यूटिकल फार्माकोकाइनेटिक एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। इसमें से हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट 3 से। आज की हमारी यूनिट 3 चल रही है। यूनिट 3 में क्या है? फार्माकोकाइनेटिक बेसिक कंसीडरेशन एंड फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल। कौन सी टॉपिक है? फार्माकोकाइनेटिक्स एंड बेसिक कंसीडरेशन एंड फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। तो सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, आप सभी को पता है। फार्माकोलॉजी की ही ब्रांच है। फार्माकोलॉजी जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होता है आपका फार्माकोकाइनेटिक, एक होता है आपका फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक में स्टडी की जाती है कि जो हमारी बॉडी होती है उसका ड्रग के साथ क्या रिएक्शन रहता है। फार्माकोडायनेमिक में ये स्टडी की जाती है कि जो ड्रग रहता है वो हमारे बॉडी के साथ कैसा रिएक्ट करता है। तो आज के इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से प्रॉपर नॉलेज किसके बारे में गेन होगा? फार्माकोकाइनेटिक के बारे में होगा। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होते हैं? फार्माकोकाइनेटिक इट इज ए ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट स्टडी द मूवमेंट ऑफ ए ड्रग थ्रू द बॉडी ओवर द टाइम। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? फार्माकोकाइनेटिक एक टाइप की फार्माकोलॉजी की ब्रांच होती है जिसमें स्टडी की जाती है कि एक दवा का मूवमेंट हमारे बॉडी में कैसे होता है। एक दवा, एक केमिकल्स, एक सब्सटेंस, एक मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं उसका मूवमेंट, वो मेडिसिन जो हम लोग देते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए जो दवा हम लोग देखते हैं उसका मूवमेंट हमारे बॉडी में कैसे होता है, उसकी प्रॉपर स्टडी किसमें की जाती है? फार्माकोकाइनेटिक में की जाती है। इट डिस्क्राइब व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। जो फार्माकोकाइनेटिक होता है वो डिस्क्राइब करता है कि एक जो दवा होती है, एक जो मेडिसिन होती है, वो हमारी जो बॉडी होती है वो एक दवा के साथ, एक मेडिसिन के साथ, एक ड्रग के साथ कैसा रिएक्शन करती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप आपको फार्माकोकाइनेटिक समझ में आया होगा। फार्माकोकाइनेटिक सीधा सीधा बोल रहा है, फार्माकोकाइनेटिक एक टाइप की फार्माकोलॉजी की ब्रांच होती है जिसमें ये स्टडी की जाती है कि एक जो दवा होता है वो हमारे बॉडी में किस तरह से मूव करता है। इसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक बताता है कि हमारी बॉडी का बिहेवियर एक दवा के साथ कैसा रहता है। ठीक है, समझ में आया? तो इट इन्वॉल्व 4 मेजर प्रोसेस। तो आप सभी को पता है फार्माकोकाइनेटिक में कितने मेजर प्रोसेस होती हैं? फार्माकोकाइनेटिक में 4 मेजर प्रोसेस होती हैं जिसको हम लोग एडीएमई के नाम से जानते हैं। एडीएमई। ए मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और एम मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, ई मतलब होता है एलिमिनेशन या फिर एक्सक्रीशन। एलिमिनेशन लिख दे रहे हैं, एलिमिनेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एलिमिनेशन या फिर एक्सक्रीशन, चार चीजों से मिलकर बना होता है। फार्माकोकाइनेटिक में 4 प्रोसेस होती है, 4 मेजर प्रोसेस होती है। एब्जॉर्प्शन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं, और आपके क्या होते हैं? एक्सक्रीशन होते हैं। तो शॉर्ट में आपको पता है एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब कोई ड्रग सब्सटेंस आपके ब्लड, जब कोई दवा या फिर कोई सब्सटेंस आपके ब्लड में रीच करता है, आपके बॉडी से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मूव करते करते जब वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में पहुंचता है, तो इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रोसेस होती है जब दवा ब्लड से आपके ऑर्गन तक जाती है, टिश्यू तक जाती है, सेल्स तक जाती है। इस प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। मेटाबॉलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। मेटाबॉलिज्म की होता है कि उसी दवा को आपके बॉडी से इलिमिनेट या फिर दवा को बॉडी से निकालने के लिए मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। एक्सक्रीशन क्या होती है? एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दवा हमारे बॉडी से
मूव ऑन करती है। बात समझ में आया कि नहीं? एडीएम में किसमें डेंस होता है? फार्माकोकाइनेटिक में होता है। फार्माकोकाइनेटिक के 4 मेजर प्रोसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो दवा होती है वो मूवमेंट करती है। एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो दवा होती है वो मूवमेंट करती है, कहां से? एडमिनिस्ट्रेशन साइड से। मतलब एक दवा जहां से आप लिए हैं, जहां से आप दवा खाए हो, आईवी हो गया, इंट्रा हो गया, डर्मल हो गया, कहीं से भी अगर आप दवा लिए तो वो दवा मूव करते करते कहां तक पहुंचेगी? सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन कहलाती है। सीधा सीधा बोले, जब दवा साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, जहां से आप दवा खाए हैं, वहां से मूव करते करते आपके ब्लड में पहुंचे तो प्रोसेस क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्सिबल ऑफ ड्रग बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एक टाइप की रिवर्सिबल ट्रांसफर होता है। रिवर्सिबल ट्रांसफर मतलब ब्लड से दवा मूव करती है, कहाँ पे? टिश्यू में जाती है। जब दवा ब्लड से टिश्यू तक, ऑर्गन तक, सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उस प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म को हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। मेटाबॉलिज्म को किस नाम से जानते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। मेटाबॉलिज्म होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होता ही क्यों है? दवा को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए होता है। मतलब यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लाइपोफिलिक को किसमें बदलता है? हाइड्रोफिलिक में। देखो, एक दवा को बॉडी में, ब्लड में पहुंचने के लिए उसका लाइपोफिलिक नेचर होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसी दवा को यूरिन के थ्रू, वाटर के थ्रू निकलने के लिए उस दवा को हाइड्रोफिलिक नेचर में होना बहुत जरूरी है। तो दवा लाइपोफिलिक में रहती है, ये आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटर तो कर जाती है, लेकिन यूरिन के थ्रू आसानी से नहीं निकलती है। यूरिन के थ्रू निकलने के लिए इस दवा को लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो वहां पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। एंजाइम के प्रेजेंस में, एंजाइम की हेल्प से लाइपोफिलिक दवा किसमें कन्वर्ट होती है? हाइड्रोफिलिक दवा में। इसमें की कौन सा है? कैसे है? साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 ये एक एंजाइम होती है जो लीवर के पास पाई जाती है। इसी के थ्रू हाइड्रोफिलिक दवा लाइपोफिलिक में कन्वर्ट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन में ज्यादा कुछ नहीं है। एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है और सबको पता है, इसमें क्या होते हैं? जो मेटाबॉलिक सब्सटेंस होते हैं, या फिर जो मेटाबॉलिक, या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, या फिर जो दवा होती है, वो हमारे बॉडी से रिमूव आउट करती है। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? बेसिक कंसीडरेशन इन द फार्माकोकाइनेटिक। बेसिक कंसीडरेशन फार्माकोकाइनेटिक का देख लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग इंटर इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन या फिर ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब ही होता है क्या? दवा आपके ब्लड में स्टेंड करती है। मतलब ये जो कंसीडरेशन का मतलब होता है, कंसीडरेशन में पहला आता है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यही कहता है कि एक जो दवा होती है वो कितने रेट से और कितने अमाउंट में आपके ब्लड में पहुंचती है। लेकिन ये अफेक्टेड हो जाती है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, पीएच से, ब्लड फ्लो से, डोजेज फॉर्म से। देखो, एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड हो जाता है किससे? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। अगर आप ओरली दवा लेते हैं ओरल मुंह से, तो वो आपके लीवर से अफेक्टेड हो जाता है। ब्लड फ्लो सीधा अफेक्ट करने का काम करता है। हमारे बहुत सारे ऑर्गन में ब्लड फ्लो बहुत ही कम होते हैं, तो वहां पे दवा डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। जितना ज्यादा ब्लड फ्लो रहता है उतना ही तेजी से दवा एब्जॉर्ब होती है। डोजेज फॉर्म, देखो, पेरेंटल डोजेज फॉर्म डायरेक्टली रीच करते हैं ब्लड में, और उसमें की आईवी होती है। आईवी 100% बायोअवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन अगर उसी दवा टैबलेट फॉर्म में है तो वो थोड़ा सा लेट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, बात समझ में आई? फिर दूसरा कंसीडरेशन क्या है? बायोअवेलेबिलिटी। तो बायोअवेलेबिलिटी को हमने आपको पहले ही बता दिया था। बायोअवेलेबिलिटी एक प्रोसेस होती है, इसमें ये देखा जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन।
कि जो एक दवा है वो आपके बॉडी में कितने अमाउंट में रीच होती है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन अनचेंज फॉर्म। देखो ये बायो अवेलेबिलिटी ये बोल रहा है कि बायो अवेलेबिलिटी एक टाइप की फ्रैक्शन होती है जिसमें ये देखा जाता है कि जो दवा होती है वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में अनचेंज फॉर्म में कितना रीच कर रही है। ठीक है, तो इसमें जो आईवी होते हैं, आईवी जो डायरेक्टली दवा वेन से ली जाती है, आईवी जो नस से दवा ली जाती है, वेन्स इंट्रावेनस जो दवा डायरेक्टली नस में जाती है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी 100% देखने को मिलती है। सबसे कम अवेलेबिलिटी सबसे कम किसका देखने को मिलता है, ओरल डोजेज फॉर्म का देखने को मिलता है। ओरल डोजेज फॉर्म, ओरल डोजेज फॉर्म जो होते हैं उसकी बायोअवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम देखने को मिलती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? डिस्ट्रीब्यूशन बात समझ में आया? बायोअवेलेबिलिटी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो भी अनचेंज फॉर्म में, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं हुई हो, तो आईवी जो होती है उसकी 100% बायोअवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। कारण ये होता है कि जो आईवी होती है, आईवी वो डायरेक्टली किसमें इंजेक्ट की जाती है, ब्लड में इंजेक्ट की जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, तीसरा कंसिडरेशन में आपका क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यू। डिस्ट्रीब्यूशन में यही देखा जाता है कि जो दवा होती है वो ब्लड से टिश्यू तक कितने अमाउंट में पहुंच रही है। इन्फ्लुएंस बाय द टिश्यू परफ्यूजन, ये अफेक्ट हो सकती है टिश्यू परफ्यूजन से, प्रोटीन बाइंडिंग से, लिपिड सॉल्युबिलिटी से। अगर टिश्यू का परफ्यूजन थोड़ा सा स्लो रहेगा, अगर वहां पे ब्लड फ्लो स्लो हो रहा है तो वहां पे दवा का डिस्ट्रीब्यूशन भी स्लो होगा। प्रोटीन बाइंडिंग, बहुत सारी दवा होती है जो अपने प्रोटीन के साथ बाइंड करके टिश्यू में एंटर करती हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से प्रोटीन बाइंडिंग नहीं है तो वहां पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। लाइपोफिलिसिटी, देखो लाइपोफिलिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो हमारी सेल्स होती है, हमारे बॉडी की जो सेल्स होती है, ये जो सेल्स होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। इसका नेचर किस नेचर का होता है, किस नेचर की होती है, लिपिड नेचर की होती है। तो इसका कहना यही होता है कि हम अपने मेम्ब्रेन से उसी दवा को क्रॉस करेंगे जिसका नेचर लिपिड होगा। तो लिपिड नेचर वाली दवा आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, और वाटर सॉल्युबल जो दवा होती है या फिर वाटर नेचर, हाइड्रोफिलिक नेचर की जो दवा होती है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाती है। तो ये एक फैक्ट होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकता है। तीसरा है आपका वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूट इन द बॉडी। वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखा जाता है कि ब्लड से दवा कितने अमाउंट में पहुंची है। एक्सटेंड मतलब सीधा सीधा बोल रहा है, एक्सटेंड करता है कि ब्लड में, अगर ब्लड में जितनी दवा है, ब्लड में जो दवा है, जैसे मान लीजिए 50% दवा किसमें है, ब्लड में, अगर यहाँ से 40% दवा आपके टिश्यू में ट्रांसफर हो रही है तो यही क्या कर रहा है, जो 40% है वही क्या कहलाता है, वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि कितने अमाउंट में जो दवा होती है वो ब्लड से टिश्यू तक जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर इसके बाद पांचवा कौन सा है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेनली कहाँ पे होता है, लिवर में होता है। होने का पर्पज क्या होता है, मेटाबॉलिज्म अगर नहीं होता तो हमारी जो लाइपोफिलिक दवा है वो वाटर के थ्रू यानी यूरिन के थ्रू नहीं निकल पाती है। तो लाइपोफिलिक दवा को इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में बेसिकली लाइपोफिलिक दवा कन्वर्ट होती है हाइड्रोफिलिक दवा में, मतलब कि वाटर सॉल्युबल में। ठीक है, ये प्रोसेस मेनली कहाँ पे होता है, लिवर के पास होता है। कन्वर्ट ड्रग इनटू द मोर वाटर सॉल्युबल फ्रॉम द एलिमिनेशन। मेटाबॉलिज्म में यही होता है कि जो लाइपोफिलिक दवा होती है वो मोर वाटर सॉल्युबल, बहुत ज्यादा वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके थ्रू वो वाटर से इजीली एलिमिनेट हो जाती है। फिर एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन एक टाइप की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन एक टाइप की प्रोसेस होती है। इसमें जो दवा होती है वो बॉडी से रिमूव होती है थ्रू द यूरिन, बाइल्स, टूथ के थ्रू क्या होती है, दवा रिमूव आउट होती है आपके
बॉडी से, ठीक है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, एलिमिनेशन। क्लियरेंस मतलब क्या होता है, क्लियरेंस मतलब ये देखा जाता है कि प्लाज्मा में, जो प्लाज्मा में है, जो दवा प्लाज्मा में प्रेजेंस है, वो कितने अमाउंट में निकली है। जैसे मान लीजिए क्लियरेंस में देखा जाता है यहाँ पे सीधा वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर ऑफ द ड्रग पर यूनिट टाइम। इसमें ये देखा जाता है कि जो प्लाज्मा में, मान लीजिए प्लाज्मा में दवा हमारी है 40% है, 40% दवा प्लाज्मा में है, लेकिन एक बार में ये इलिमिनेट हो रही है, ये दवा क्या हो रही है, इलिमिनेट हो रही है, मतलब बॉडी से निकल रही है। तो एक बार में दवा कितना निकलेगी, सिर्फ 10 mg निकलेगी, 10% निकलेगी। तो यहाँ पे प्लाज्मा में क्लियरेंस को मेजर किया जाता है कि एक टाइम में दवा कितने अमाउंट में बॉडी से निकल रही है और कितने समय में प्लाज्मा में दवा का कंसंट्रेशन नहीं रहता है, प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाता है। हाफ लाइफ की बात करें तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग कंसंट्रेशन टू डिक्रीज बाय 50%। जैसे हाफ लाइफ देखो, हाफ लाइफ क्या होता है, एक दवा का हाफ लाइफ क्या होता है, जैसे मम्मी सबको चॉकलेट देती है, एक चॉकलेट दी, बोली कि एक खा लीजिए, फिर एक और चॉकलेट दी, बोली कि इसको 4 घंटे में खाना। तो एक चॉकलेट आप खाएं, मम्मी क्यों बोली कि उसको 4 घंटे में खाना, क्योंकि मम्मी जानती है ये चॉकलेट आपके पेट में 4 घंटे तक रहेगा। जब फिर वो 4 घंटे बाद वो चॉकलेट आपकी बॉडी से निकल जाएगा, तब आपको दूसरी चॉकलेट खानी है। तो यही क्या होता है, हाफ लाइफ होती है। जो चॉकलेट आपके पेट में 4 घंटे प्रेजेंस है, वही एक दवा का हाफ लाइफ होता है। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक टैबलेट दिया, सुबह में 9 बजे दिया और हम बोले कि इस दवा को आप 12 बजे खाना, तो 9 बजे के बीच में 9, 10, 11, 12 बजे आप दवा खाएंगे, मतलब वो दवा आपके बॉडी में कितने समय तक रहेगी, 3 घंटे तक रहेगी। तो 3 घंटा उस दवा का हाफ लाइफ होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी सबको समझ में आया होगा। जिन किसी को भी नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। क्या पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल। तो 1 कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं उसको देखेंगे, 2 कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं उसको देखेंगे, 3 कंपार्टमेंट, मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल, नॉन कंपार्टमेंट मॉडल, इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे।